हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए एनसीईआरटी रिकैप सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं हम, और क्लास 11th का 19th चैप्टर आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, एक्सक्रीशन। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है आज एक्सक्रीशन का, तो आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे आज हम पहले पूरा आज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं और आप हमारे और भी वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके हर वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन आता है, वो ज्वाइन का बटन क्लिक करें और हमारे मेंबर बने। मेंबर बनने से और भी बहुत सारे वीडियोस जो है आपके लिए ओपन हो जाएंगे। और मेंबर बनने के बाद तुरंत मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें कि आप हमारे मेंबर हैं, ताकि मैं आपको इल्यूम बायोलॉजी मेंबर वाले ग्रुप में ऐड कर सकूं, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारे डिस्कशंस हमेशा करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अब जैसे ये देखो आप, अमोनिया हुआ, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, ये क्या होता है हमारी बॉडी में धीरे धीरे बिल्डअप होते रहते हैं, यानी इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है। अभी हमारी बॉडी में बेसिकली आते कहाँ से, सबसे पहली बात तो अगर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की बात करूँ तो अमोनिया आपने पढ़ा होगा, अमोनिया इज NH3, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। यूरिया क्या है, NH2CO NH2, है ना, ये सिंपल फॉर्मूलाज हैं इन दोनों के। और इस तरह से एक यूरिक एसिड भी होता है। ये तीनों क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। और नाइट्रोजनस वेस्ट तो बेसिकली प्रोटीन्स का जो कैटाबॉलिज्म होता है वहाँ से आता है। अभी प्रोटीन्स क्या हैं, प्रोटीन्स सारे के सारे हैं आपके अमीनो एसिड्स के बनते हैं। और अमीनो एसिड्स क्या है, अमीनो एसिड्स ये इसका बनता है, देखो ये R ग्रुप आ गया और ये C डबल बॉन्ड OH। तो ये NH2 ग्रुप हर अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है। तो इनके कैटाबॉलिज्म से जो है अमोनिया प्रोड्यूस होता रहता है, यूरिया प्रोड्यूस होता रहता है और यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता रहता है। और हर लिविंग बीइंग में देखो प्रोटीन्स होते ही हैं, तो प्रोटीन्स का कैटाबॉलिज्म होगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट तो बनेंगे ही बनेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पता होगा, हमारे बॉडी में एक रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है, जिसमें होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, और इसके ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हर सेल, बॉडी के हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, और अगर एनर्जी की ज़रूरत है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और जब जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन तो होता ही रहेगा। तो ये भी हमारी बॉडी में बिल्डअप होती रहती है। उसके अलावा वाटर तो देखो हमारा इंजेक्शन होता ही है हमेशा पानी का, तो जो हमारी बॉडी चाहेगी कि एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकाला जाए। और उस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर सकते हैं, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, फॉस्फेट और सल्फेट। तो ये सारे धीरे धीरे हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अब एक्यूमुलेट होने का रीज़न क्या है, रीज़न दो है, या तो इंजेक्शन या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जैसा अभी हमने देखा कि या तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू ये बढ़ते रहेंगे, या फिर हम जो इंजेस्ट करते हैं उनको खाते हैं तो उसकी वजह से ये हमारी बॉडी में बढ़ते रहते हैं। अब जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं तो इन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, चाहे आप इन्हें टोटली निकालो या फिर आप इन्हें पार्शली बाहर निकालो। अब जैसे वाटर की मैं बात करता हूँ, तो वाटर तो हम पूरा बॉडी से बाहर निकालते नहीं, तो वाटर हैज़ टू बी रिमूव्ड पार्शली, मतलब जो एक्सेस में है ना केवल वही निकालेंगे हम। और टोटली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को टोटली बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर। अब देखो, हमने बात की 3 नाइट्रोजनस वेस्ट की, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो पहली स्लाइड में जो मैंने एक्सक्रीशन की बात की तो उसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को भी शामिल कर लिया। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी में जो एक्यूमुलेट होती है तो हम उसको लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, ये प्रॉपर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ गए हैं अभी। तो नाइट्रोजनस वेस्ट की हमने बात की, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, इसे बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। चलो, अब क्या होता है कि अब सबसे पहले हम इनकी ना टॉक्सिसिटी लेवल्स देखते हैं। तो अगर इनकी टॉक्सिसिटी कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है अमोनिया, और उसके बाद में टॉक्सिक है यूरिया, और उसके बाद में यूरिक एसिड। यानी मोस्ट टॉक्सिक कौन सा है, अमोनिया, और लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है, यूरिक एसिड। मोस्ट इज अमोनिया, लीस्ट इज यूरिक एसिड। अब आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें। एक तरफ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ 10 ग्राम पॉइजन, 10 ग्राम पॉइजन। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि इस 10 ग्राम पॉइजन को मैं एक तरफ तो एक 5 लीटर वाटर में डाल रहा हूँ, और एक तरफ मैं डाल रहा हूँ 50 लीटर वाटर में। 5 लीटर वाटर और
50 लीटर वाटर, जिससे इससे तो प्रोड्यूस हो गया सोल्यूशन ए और इससे प्रोड्यूस हो गया सोल्यूशन बी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों सोल्यूशन में से ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है, तो आप कहोगे कि सोल्यूशन ए इज़ मोर टॉक्सिक देन सोल्यूशन बी, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है पॉइजन की ज़्यादा है। इसी तरह से यानी कि आप क्या कह रहे हो कि हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर आपको टॉक्सिसिटी रिड्यूस करनी है तो आप उसको डाइल्यूट कर दो, आप उसमें पानी ज़्यादा मिला दो। ज़्यादा डाइल्यूट करोगे तो टॉक्सिसिटी उतनी ज़्यादा कम होगी। बस इसी कंसेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है, अमोनिया। सबसे कम टॉक्सिक कौन है, यूरिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करवाना है तो आपको उसे उतना ज़्यादा डाइल्यूट करके बॉडी से निकालना होगा। यानी अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसे अगर आप बॉडी से एलिमिनेट करना चाहते हो तो। अब है ना, सीधी सी बात है ना। अब जैसे अब यूँ समझो आप कि अमोनिया है, ठीक है, अब मैं इसको इसकी टॉक्सिसिटी को बिना रिड्यूस किए अगर मैं आप इसको आपकी बॉडी के सेल्स से, बॉडी के ब्लड से या फ्लूइड से या बॉडी के स्ट्रक्चर से डायरेक्ट पास कराऊंगा तो ये तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इसको पास कराने के लिए हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं। तो बिकॉज अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, इसलिए इसको एक्सक्रीट करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे कम वाटर की ज़रूरत पड़ेगी यूरिक एसिड को। ठीक है, तो इसके बेस पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एलिमिनेट करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहा जाता है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहा जाता है यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, और जो ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहा जाता है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले अमोनोटेलिक, यूरिया वाले यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड वाले। क्लियर? अब देखो, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए इनको सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो एक्वेटिक हो। भाई अगर आप किसी एक्वेटिक हैबिटेट में रह रहे हो तभी तो आप इतना वाटर लॉस अफोर्ड कर पाओगे। ठीक है, फिर अगर आप एक्वेटिक नहीं हो, ठीक है, तो आप इतना वाटर लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी आप टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हो तब आप यूरियोटेलिक होगे या फिर यूरिकोटेलिक होगे। सबसे कम वाटर यूटिलाइज करने वाले हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, यानी ये उन हैबिटेट्स में रहते हैं जो हैबिटेट्स थोड़े ड्राई हैं, यानी कि ये इतना वाटर लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जब आप एग्जाम्पल्स याद करो तो एग्जाम्पल्स इस हिसाब से आप याद कर सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं, हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हो, और इस प्रोसेस को कहा जाता है अमोनोटेलिज्म। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। अब अमोनिया की खास बात क्या है कि अमोनिया रेडिली सोल्यूबल है, बहुत जल्दी अमोनिया जो है डिजोल्व हो जाता है। तो जब वो इजीली डिजोल्व हो जाता है तो इसको एक्सक्रीट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये सीधा सीधा बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। जैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया को एक्सक्रीट करने का सिंपल सा फंडा है कि बॉडी सरफेसिस है, उन बॉडी सरफेसिस से डिफ्यूजन के थ्रू जो है एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। और अगर फिशेस की बात करें तो फिशेस में आपको पता होगा गिल्स होते हैं, तो जो गिल्स के जो सरफेस होता है उस सरफेस से डायरेक्ट अमोनिया को जो है एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और किस फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है? अमोनियम आयंस की फॉर्म में। देखो ये जो मैंने वर्ड्स अलग से आपको रेड कलर में लिखे हैं, इन वर्ड्स पे आपको गौर करना होगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं कि अमोनिया बॉडी सरफेस से या अमोनिया गिल सरफेस से किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, तो आंसर होगा अमोनियम आयंस यानी NH4+। यानी जो आप फिशेस में गिल्स की बात करते हो तो गिल्स का आप मेन फंक्शन क्या बताते हो? आप कहते हो सर O2CO2 का एक्सचेंज। गिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर O2CO2 का एक्सचेंज, और साथ साथ में गिल सरफेस से जो है अमोनिया भी NH4 यानी अमोनियम फॉर्म्स आयंस की फॉर्म में जो है एक्सक्रीट किया जाता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात ये आ गई कि जैसे फिशेस की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इन फिशेस में नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल गिल के सरफेस से ही हो रहा है, इसका तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि फिश के अंदर जो किडनी प्रेजेंट है वो किडनी अमोनिया के रिमूवल में कोई रोल प्ले नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना आपको। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। एनसीईआरटी की लाइन है ये, है ना। ये मैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ अभी।
आपने नाइट्रोजनस वेस्ट यानी अमोनिया एक्सक्रीट करवा दिया गिल के सरफेस से, वो बाहर निकल चुका है बॉडी से, तो किडनी का इसमें कोई रोल नहीं होता। फिर अब सवाल ये आता है कि अगर अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की किडनी अमोनियम आयंस की फॉर्म में अमोनिया को रिमूव नहीं करती, आई मीन अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई रोल नहीं है, तो फिर किडनी क्या काम करती है इन ऑर्गेनिजम्स में? तो आपका आंसर होगा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, जो सॉल्ट और वाटर जो है ना उसका एक्सक्रीशन करना है, यानी मेन ऑस्मो रेगुलेशन करना है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब हो गया बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलरिटी मेंटेन करना। टू मेंटेन द ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। और ये सेम कंसेप्ट आपको मैं ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ाऊंगा। ह्यूमन बींग्स में भी अगर मैं किडनी की बात करूं तो ह्यूमन बींग्स में किडनी एक्सक्रीशन तो करती ही है, बिल्कुल सही बात है, यूरिया एक्सक्रीट करती है ह्यूमन बींग्स में किडनी, लेकिन उसके साथ साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। ये आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट, है ना। और किडनी कैसे ऑस्मो रेगुलेशन करती है ये सारा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन किया जाता है। फिलहाल आप ध्यान रखें फिशेस में किडनीज का अमोनिया रिमूवल में कोई रोल नहीं होता। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो नीट यूजी में मैक्सिमम टाइम इनके एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में देखो मोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स याद करना है अगर आपको, तो आप तो देखो वही ऑर्गेनिजम्स होंगे जो वाटर लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, यानी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारा पानी है इनके पास, अब चाहे कितना ही वाटर लॉस हो इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक्वाटिक एम्फीबियंस, काफ़ी क्लियर कह दिया गया है कि केवल एक्वाटिक एम्फीबियंस है ना, हम टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस की बात नहीं कर रहे। फिर हम बात करेंगे बोनी फिशेस की, ठीक है। तो बोनी फिशेस जो रहती है ये अमोनोटेलिक रहती है, अमोनिया एक्सक्रीट कर रही है। अब यहाँ पे मैंने बोनी फिशेस लिखा है ना, यहाँ पर हमने कार्टिलेजिनस फिशेस की बात नहीं की, ये ध्यान रखना। ये डिफरेंस मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि बोनी फिश और फिशेस दो तरह की पढ़ी आपने, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस मोस्टली मराइन रहती है कार्टिलेजिनस फिशेस, तो ये ध्यान रखिए कार्टिलेजिनस फिशेस अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करती, अमोनोटेलिक नहीं होती। ये मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, कार्टिलेजिनस फिशेस यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि कार्टिलेजिनस फिशेस क्यों यूरिया एक्सक्रीट करती है, अमोनिया एक्सक्रीट क्यों नहीं करती, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा क्योंकि हम एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना चाहते, ठीक है। हम एक एक फंडा मैं आपको बताऊँगा तो मतलब हम एनसीईआरटी से काफ़ी बाहर जाएंगे। हमारा यहाँ मेन मकसद है कि पहले एनसीईआरटी कवर हो जाए अपनी। तो अगर आपको इसका रीज़न पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आएँ और मुझे बताएं कि कार्टिलेजिनस फिशेस यूरियोटेलिक क्यों होती है, ये अमोनिया एक्सक्रीट क्यों नहीं करती, क्या फ़ायदा होता है इनको यूरिया एक्सक्रीट करने से। और तीसरा एग्जाम्पल है एक्वाटिक इंसेक्ट्स। यहाँ पे भी मैं वापस कह रहा हूँ एक्वाटिक इंसेक्ट्स लिख दिया मैंने ना, इंसेक्ट्स नहीं कहा मैंने, क्लियर। तो एक्वाटिक एम्फीबियंस, बोनी फिशेस और एक्वाटिक इंसेक्ट्स, तो बोनी फिशेस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। अब ऑर्गेनिजम्स जैसे जैसे एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की तरफ गए, जैसे जैसे टेरेस्ट्रियल हुए, तो ये ज़रूरत आन पड़ गई कि अब आप वाटर लॉस इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब आप वाटर लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में डायरेक्ट तो आप जो देखो रिलीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अडेप्ट हुए, अडेप्ट कैसे हुए वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले एक बार एनसीईआरटी की एक लाइन देखें कि टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस में ये ज़रूरी हो गया था कि लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट किए जाए, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, ताकि वाटर का कंजर्वेशन किया जा सके। यानी अब ज़रूरत ये आप पड़ गई कि आप अमोनिया को पहले कन्वर्ट कर लो, या तो यूरिया में या यूरिक एसिड में, और उसके बाद इसको एक्सक्रीट किया जाए। तो अमोनिया किस तरह से यूरिया में कन्वर्ट होता है उस को समझो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते लीवर में, जो भी अमोनिया आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो यूरिया वो लीवर में पहुंचता है। लीवर में पहुंचने के बाद अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे यूरिया में, ठीक है। प्रॉपर इस साइकिल का एक नेम है जो मैं नेम यहाँ नहीं लेना चाहता, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना चाहता। कमेंट सेक्शन में आके मुझे अगर आप बताएं सकते हैं कि इस साइकिल को क्या कहते हैं, है ना। अमोनिया बाय प्रोसीजर इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर। बाद में इस यूरिया को ब्लड की हेल्प से हम लेके जाते हैं किडनी में,
किडनी में ले जाने के बाद इस यूरिया को फिल्टर आउट कर लिया जाता है और यूरिन से इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यूरिया लेस टॉक्सिक है। यूरिया को मुझे एक्सक्रीट करना है यूरिन के साथ, तो मुझे कम वाटर लॉस करना पड़ेगा। ये अगर आप यूरिन में अमोनिया एक्सक्रीट करते तो आपको यूरिन मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बनाना पड़ता है ना, यूरिन में का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता, लेकिन हम इतना वाटर लॉस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको यूरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन याद रखें कहाँ पे होता है, लीवर में कन्वर्ट होता है, और लीवर में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर किडनी में पहुँचता है, जहाँ से इसको फिल्टर आउट कर दिया जाता है। क्लियर? अब ऐसा है कि ये जो यूरिन से यूरिया निकलता है तो आपकी बॉडी पूरा यूरिया एक्सक्रीट नहीं करती। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो किडनी मैट्रिक्स का, जो किडनी का इंटरस्टिशियल टिश्यू है, स्पेशली मेडुला की बात करूंगा मैं, किडनी में मेडुला पढ़ेंगे हम आगे चल के, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया को हम वहीं रख लेते हैं, एक्सक्रीट नहीं करते, ताकि हमें एक डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी मिल जाए। अब हो सकता है आपको लोगों को ये लाइन समझ में नहीं आ रही होगी और मैं आपको यहाँ पे समझा भी नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इस लाइन को फिलहाल के लिए आप यहीं रोक दें, और जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म, इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है काउंटर करंट मैकेनिज्म पे, तो जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला वीडियो देखो तब आपको ये लाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि क्यों पूरा यूरिया बाहर निकालने की बजाय कुछ यूरिया किडनी अपने अंदर जो मैट्रिक्स है यानी इंटरस्टिशियल टिश्यू है वहाँ पर रिटेन कर लेती है। क्लियर? तो इस लाइन को मैं वहाँ पे आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म में अच्छे से वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए फिर अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के। तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में आगे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, हमने अमोनोटेलिक में किसको डाला था, एक्वाटिक एम्फीबियंस को, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कहाँ पे आ गए, यानी फ्रॉग किस में आ गया, यूरियोटेलिक में। यही अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रॉग का लार्वा क्या कहते हैं, टेडपोल। अगर आपसे पूछा जाए कि टेडपोल क्या है, यूरियोटेलिक या मोनोटेलिक, तो आप देखो टेडपोल तो क्या होता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है टेडपोल, आपने देखा होगा इसका लार्वा एक्वाटिक होता है, तो ये अमोनोटेलिक होता है। ठीक है, तो बस सिंपल लॉजिक लगाना है आपको, बस और कुछ नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस यूरियोटेलिक, मैमल्स सारे के सारे यूरियोटेलिक है, और उसके अलावा मराइन फिशेस यहाँ पे। अब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ इसलिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एनसीईआरटी कह रही है कि मराइन फिशेस आर मोस्टली कार्टिलेजिनस। तो आप कुछ इसको ऐसे याद करो तब आपको और अच्छे से याद होगा। कार्टिलेजिनस फिशेस यूरिया एक्सक्रीट करती है और बोनी फिश अमोनिया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, आपको मुझे आंसर बताना है कि ऐसा क्यों है। और आगे चलते हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स के पास जो और भी इतना वाटर लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, वो सीधा यूरिक एसिड की फॉर्म में ही इसको एक्सक्रीट करते हैं ताकि ज़्यादा वाटर लॉस नहीं करना पड़े। आपने बर्ड्स का ये देखा होगा आपने कई बार अपनी गाड़ियों पे, है ना, ये इस तरह का जो है ना, ये अब देखो ये जो रहता है ना, ये बर्ड्स का, इनको बर्ड ड्रॉपिंग्स कहते हैं बेसिकली। ये बर्ड्स का फिसिस प्लस यूरिन दोनों साथ में है। फिसिस मीन्स बेसिकली स्टूल कहते हैं हम इसको, स्टूल प्लस यूरिन, है ना, ये दोनों साथ में है ना। ये ऐसा नहीं है कि केवल ये यूरिन है या केवल फिसिस है, नहीं ऐसा नहीं है। जो बर्ड की ड्रॉपिंग्स होती है ना, हिंदी में कहते हैं ना बीट कर दी, तो ये वो बीट फिसिस प्लस यूरिन साथ में आती है ये। तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बेसिकली पैलेट की फॉर्म में या फिर पेस्ट की फॉर्म में जो है एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को। तो आप देखो कितना कम वाटर लॉस इन्होंने यहाँ पर किया है। अब हम सोच रहे हैं कि सर फिसिस और यूरिन दोनों एक साथ कैसे हो सकती है। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप इसको बर्ड्स की नज़र से देखें, बर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो हमारे सिस्टम में जो स्टूल पास होता है वो पास होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी रेक्टम से, और यूरिन पास होता है यूरिनरी ब्लैडर से, और दोनों सिस्टम बिल्कुल अलग अलग है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो रहा है, रेक्टम में स्टूल स्टोर हो रहा है। बर्ड्स में ऐसा नहीं होता, बर्ड्स में प्रेजेंट होता है क्लोएका, और केवल बर्ड्स में नहीं, क्लोएका आपने पढ़ा होगा, क्लोएका बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, क्लोएका जो है रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होता है, क्लोएका एम्फीबियंस में भी प्रेजेंट होता है, इन सब में क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्लोएका बेसिकली क्या है कि इनमें यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम अलग अलग नहीं होते। क्लोएका ही यूरिनरी ब्लैडर का भी काम करती है और क्लोएका ही रेक्टम का भी काम करती है। ठीक है, तो इनका सब कुछ क्लोएका के थ्रू ही होता है, यानी यूरिन भी क्लोएका से पास आउट होगा
और स्टूल भी क्लोएका से ही पास आउट होता है, तो ये दोनों साथ में ही रहता है, ये बर्ड ड्रॉपिंग्स। तो ये इसका रीज़न रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको इस हल्का सा एनसीईआरटी से बाहर इसलिए ले लिया, अभी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप ये सब चीज़ें क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे सब कुछ, है ना। अब मैंने जब क्लोएका का नाम लिखा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ मैमल्स मेंशन नहीं किया, मैमल्स में अलग रहता है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम, इसलिए मैमल्स में ऐसा नहीं होता। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा तो आप एक बार क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में जाकर क्लोएका पढ़ना आप, कि क्लोएका बेसिकली है क्या, तब आपको ये और कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स तो जैसा मैंने अभी आपको क्लोएका का बताया तो अपने आप क्लियर हो ही गया, है ना। रेप्टाइल्स यूरिकोटेलिक है, बर्ड्स यूरिकोटेलिक है, इंसेक्ट्स यूरिकोटेलिक है और लैंड स्नेल यूरिकोटेलिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स, ये सारे के सारे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर। तो ये था मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एक बार देखो, इनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स याद करना। नीट यूजी में मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, इन पे एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स याद करें, उससे आपको जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर मिलेंगे आपको। मोनोटेलिक एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स और बोनी फिशेस है। यूरोटेलिक में टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए, देखो एक्वाटिक एम्फीबियंस यहाँ आ गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस यहाँ पे आ गए, एक्वाटिक इंसेक्ट्स यहाँ पे आ गए, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स यहाँ पे आ गए, बोनी फिशेस यहाँ आ गई, कार्टिलेजिनस फिशेस यहाँ आ गई, मैमल्स यूरोटेलिक और बाकी रेप्टाइल्स, बर्ड्स और लैंड स्नेल्स यूरिकोटेलिक। इनके कुछ निमोनिक्स या ट्रिक्स भी है याद करने की, मेरे चैनल पे आपको वो ट्रिक्स वाले वीडियोस भी मिल जाएंगे, आप उन ट्रिक्स से ही इनको डायरेक्ट याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की। अब तक तो हमने बात की किस फॉर्म में जो है एक्सक्रीट किया जाता है, अब हम बात करेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर्स एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करूँ, मैमल्स की बात करूँ, तो हमारे पास किडनी प्रेजेंट होती है। उसी तरह से और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इन्वर्टिब्रेट्स की, लोअर ऑर्गेनिजम्स की, तो इन पे ना सिंपल ट्यूब्यूल सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करती है। जबकि वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहा जाता है किडनी सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होगी, आप देखिएगा, है ना। वर्टिब्रेट्स में बेसिकली देखो जब हम बात करते हैं ना वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में आप 5 मेन क्लासेस कौन कौन सी पढ़ते हो वो देखो। आप सबसे पहले पढ़ते हो पाइसिस के बारे में, फिर एम्फीबियंस। ठीक है, देखो अगर आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो तो ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट आप एक साथ लेके चलो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो दूसरा चैप्टर भूल जाओ। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको सब साथ में लेके चलना होगा। वर्टिब्रेट्स में आप 5 मेन ये पढ़ते हो। पाइसिस मतलब फिशेस, अब इन सब में किडनी प्रेजेंट है, फिशेस में, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, इन सब में किडनी प्रेजेंट है। बात करें अगर इन्वर्टिब्रेट्स से, तो देखो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले फ्लेम सेल्स की बात करते हैं, फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया। अब आपके सामने एक फ्लैटवर्म का पिक्चर है, यहाँ देखो आप फ्लैटवर्म की बॉडी सरफेस पे, इस बॉडी सरफेस पे आपको एक ये सेल दिख रहा होगा, इसे फ्लेम सेल कहा जाता है। ठीक है, और या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया। अब फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया किन किन ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे वो मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। प्लेटिहेल्मिन्थस, रोटिफर्स, एनालिड्स और सेफेलोकॉर्डेट। देखो इस डायग्राम में ज़्यादा नहीं जाना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कि बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, डायग्राम को तो ज़्यादा नहीं आप देखें, बस आप मेन जो इस पे क्वेश्चन आएगा ना डायरेक्ट वो एग्जाम्पल बेस्ड ही क्वेश्चन आता है। तो प्लेटिहेल्मिन्थस, रोटिफर्स, एनालिड्स और सेफेलोकॉर्डेट्स, है ना। डायरेक्ट आपको हो सकता है एग्जाम्पल्स देखो ऐसे याद नहीं होंगे, इनकी ट्रिक्स बना लो, आपको मेरे चैनल पे ट्रिक्स मिल जाएगी सारी कि कैसे आपको याद करना है कि फ्लेम सेल्स कौन कौन से एनिमल्स में होती है और वो सब। तो उनके ट्रिक्स के वीडियोस हैं अलग, साथ में एक साथ बहुत सारी ट्रिक्स हैं उनमें, आप उन ट्रिक्स को देखो, आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे सारे के सारे, आपको इसके लिए अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लैटवर्म्स, प्लेटिहेल्मिन्थस, रोटिफर्स में, एनालिड्स में और सेफेलोकॉर्डेट्स, जैसे कि एम्फिओक्सस सेफेलोकॉर्डेट का ही एग्जाम्पल है। और एनसीईआरटी ने क्लियर लिख दिया कि कुछ ही एनालिड्स में फ्लेम सेल्स होते हैं, सारे एनालिड्स में
नहीं होते। प्लेनेरिया प्लेटिहेलमिंथिस का ही एग्जाम्पल है। तो एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है कि प्लेटिहेलमिंथिस के एग्जाम्पल में प्लेनेरिया और सिफेलोकॉर्डेट के एग्जाम्पल में एम्फियोक्सस लिख रखा है। तो आप है ना डायरेक्ट ऑप्शन में आपको कुछ भी मिल सकता है इनमें से, तो उस हिसाब से आप इन्हें याद करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेफ्रीडिया। देखो पहला क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया। अब हम किसकी बात करेंगे, नेफ्रीडिया की बात करेंगे। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म के पास चले तो अर्थवॉर्म के भी सरफेस पे आपको बहुत सारे नेफ्रीडिया देखने को मिलेंगे। तो अर्थवॉर्म और दूसरे एनालिड्स में आपको नेफ्रीडिया पढ़ने को मिलेगा। इसके बारे में डिटेल में एनिमल टिश्यू वाला जो चैप्टर है उसमें अर्थवॉर्म भी है। हालांकि जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है, लेटेस्ट एनसीईआरटी में अर्थवॉर्म हटा दिया गया है ना, केवल आपके कोर्स में जो लेटेस्ट एनसीईआरटी कह रही है कि केवल कॉकरोच ही है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको और डिटेल में नहीं लिया, केवल याद रखें अर्थवॉर्म में क्या प्रेजेंट है, नेफ्रीडिया। हाँ, नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉकरोच आपके कोर्स में है और मालपिगियन ट्यूब्यूल आपको मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा। इंसेक्ट्स आपको अच्छे से पता है, इंसेक्ट्स एक क्लास का नाम है और इसका जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। और आपके कोर्स में आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जिसका नाम है कॉकरोच। तो चलते हैं हम एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में। एनसीईआरटी का फिगर है 7.16, 7th चैप्टर का 16th डायग्राम। इस डायग्राम को अगर मैं अच्छे से समझाऊं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं केवल इस चैप्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है केवल उसी की बात करेंगे हम लोग। हम चलते हैं मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे। ये देखो आप यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे, ये इस तरह से ना एक सर्कुलर फॉर्म में रहती है। ये ऐसे कि जैसे बीच में ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, ऐसे समझ लो आप, यूँ ऐसे, ये ऐसे। तो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में ये बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिन्हें कहा जाता है मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। ओवरऑल अगर हम देखें कॉकरोच में तो इस तरह की 100 से 150 मालपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। ये ध्यान रखना, देखो ये कॉकरोच में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, कि 100 से 150 मालपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों कंफ्यूज करता है उसका भी मैं आपको रीजन समझाऊंगा कि कॉकरोच में इस तरह की और ट्यूब्यूल्स होती है जिन्हें कहा जाता है हेपेटिक सिका। इनका एक्सक्रीशन से कोई लेना देना नहीं है, पर कन्फ्यूजन कहाँ हो रहा है मैं बताता हूँ। देखो ये हेपेटिक सिका है, हेपेटिक सिका का लोकेशन और मालपिगियन ट्यूब्यूल के लोकेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज करता है। कैसे, हेपेटिक सिका के लिए लिखा है कि फोर गट और मिड गट का जंक्शन। हेपेटिक सिका कहाँ प्रेजेंट है, फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे, और डायग्राम में आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। और मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, तो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन कभी भी नहीं रखना है आपने, क्लियर रखें चीज़ों को, कंसेप्ट क्लियर रखें। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहाँ है, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे 100 से 150 मालपिगियन ट्यूब्यूल्स है और एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये काम कैसे करते हैं, तो देखो क्या होता है कि आपको पता है इंसेक्ट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। तो जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है तो इनके पास कुछ कैविटीज़ प्रेजेंट है जिनमें इनका ब्लड भरा होता है, जिन्हें कहा जाता है हीमोसील। तो इसको आप ऐसे समझो कि ये हीमोसील है, ये हीमोसील है। तो इस हीमोसील में क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर इस तरह से ओपन रहते हैं। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो एक तरफ मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहाँ ओपन हो रहे हैं, हीमोसील में, और दूसरी तरफ ये मालपिगियन ट्यूब्यूल कहाँ ओपन हो रहे हैं, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। और ये मिड गट और हाइंड गट एंड में कहाँ पहुँचेगा, सॉरी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका एलिमेंट्री कैनाल एंड में क्या आएगी, रेक्टम आ गया। देखो यहाँ पे रेक्टम आ गया, तो ये आ गया यहाँ पे एंड में रेक्टम। अब होगा क्या, बेसिकली कॉकरोचेस क्या करते हैं, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है यानी कि यूरिक एसिड, उसको ये हीमोसील में डाल देते हैं। इसमें फ्लूइड भरा होता है, इस हीमोसील में फ्लूइड भरा है, इस हीमोसील में डाल देंगे ये यूरेट यानी पोटेशियम यूरेट, बेसिकली इस फॉर्म में रिलीज करते हैं वो उसको। आप बस इतना ध्यान रखें, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरेट जो है, यूरिक एसिड जो है वो फ्लूइड में आ गया हीमोसील के। फिर यहाँ से ये यूरेट मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एंटर कर जाएगा कहाँ पर, एलिमेंट्री कैनाल में, और फिर एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ ये रेक्टम में चला जाएगा, और फिर ये रेक्टम से जो है बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। समझो, यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सक्रीशन के लिए इनको अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मली हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से रिलीज करते हैं मैमल्स, तो किडनी में से।
इनको ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मालपिगियन ट्यूब्यूल्स को कनेक्ट किससे कर रखा है, एलिमेंट्री कैनाल से, तो वो एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है, रेक्टम में स्टोर होता है और रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है यूरेट। क्लियर? तो कुछ इस तरह से जो है मालपिगियन ट्यूब्यूल्स काम करते हैं। तो दे रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। अब मैंने आपको ये थोड़ा डिटेल में क्यों समझाया, अभी आप सोचोगे कि सर इतना डिटेल में क्यों जा रहा है, क्योंकि कॉकरोच आपकी कोर्स में, और ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस आपकी एनसीईआरटी से ही ली है मैंने। तो अब अगर मैं आपको ये सब कुछ नहीं समझाता तो आप इसका मतलब नहीं समझ पाते कि हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कैसे रिमूव करता है ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल में। समझ में आया? तो ये पूरा लॉजिक यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स की बात करते हैं हम लोग, और इसका नाम क्या रखा है हमने, एंटीनल ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि इसका लोकेशन ऐसा रहता है। एंटीना आपको सबको पता ही होगा, इनका एग्जाम्पल है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस अगेन किस में आते हैं, क्रस्टेशियंस अगेन आते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोडा फाइलम में इंसेक्ट्स भी आते हैं और क्रस्टेशियंस भी आते हैं। तो क्रस्टेशियंस में आपको पता है एंटीना प्रेजेंट होता है ना, ये एंटीना है इनका, ये देखो ये एंटीना है। तो इन एंटीना के बेस पे पीछे की तरफ आपको कुछ ग्लैंड्स मिलती है जिन्हें कहा जाता है एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं इनको, और ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है। क्रस्टेशियन का एग्जाम्पल है प्रॉन्स, ये सारे क्रस्टेशियंस हैं। क्लियर? तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई प्रॉन में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा, और आप आंसर दोगे ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो अब कॉकरोच की बात चली ही है तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं कि कॉकरोच में मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के अलावा भी कोई और स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, और अगर होते हैं तो उनके नाम क्या क्या है वो मुझे आप बताएं। नीट का क्वेश्चन है ये एग्जाम में, और आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन कर रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट करें हमें, ज्वाइन करें हमारे चैनल को, और फिर भी आपको किसी तरह के कोई डाउट्स हो तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, या मेरी मेल आईडी और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।